नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN ऑनलाइन और मैं तरुण। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी के जो दर्शक हैं, ना इन्हें उनके परिचय के लिए उनको परिचय बताने की आवश्यकता है, ना ये किसी परिचय के मोहताज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनोज सिंह टाइगर, और भोजपुरी में जो जिस नाम से जाने जाते हैं बतासा चाचा। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक ये सफ़र इतना आसान नहीं लगता और ना ही होता है। जब जैसा हम देखते हैं, कितना संघर्ष रहा इस दौरान? संघर्ष तो मुझे कभी महसूस हुआ नहीं, क्योंकि जब आप जो काम करना चाहते हैं तो वो संघर्ष नहीं दिखता है। अगर आपको ये लग गया कि ये तो संघर्ष है तो होगा ही नहीं। जब आपके सर पे जुनून सवार होता है और आपको लगता है कि हमको यही करना है, तो उस दौरान रास्ते में जो कुछ रुकावटें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, प्रॉब्लम, उसमें मज़ा आता है। हाँ, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, जो काम आप करना चाहते हैं अगर वही करने को मिलता है तो उसको बड़े, जैसे बचपन में ट्रैक्टर पे बैठने का मन करता है, साइकिल चलाने का मन करता है, तो साइकिल से गिर जाओ, चोट लग जाए, लेकिन फिर भी चलाने में, पीछे पीछे दौड़ने में, पकड़ने में मज़ा आता है। वैसे ही हमारा भी था, हमको करना था यही काम। तो हम जब यहाँ से गए तब से लेके आज तक हम इसको एंजॉय ही कर रहे हैं। हमने इसमें कहीं संघर्ष नहीं दिखा। जब आप, पहली बात तो जिस क्षेत्र से, जिस गांव से आते हैं, जब भी कोई युवा इस तरह अलग करता है, IAS PCS इंजीनियरिंग के अतिरिक्त कुछ सोचता है, तो उसको सबसे पहला संघर्ष या चारदीवारी जो मिलती है अपने घर में ही मिलती है, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं रहता। और आप उस दौर में भोजपुरी फिल्मों में गए थे जब भोजपुरी इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। कैसा घर का माहौल और घर पे किस तरह की चर्चाएं रहती थी? देखिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो सिर्फ आपको ही पता होता है कि आप ये कर सकते हैं, बाकी सबको ये पता होता है ये क्या करेगा। ठीक है, माहौल क्या, घर वाले, गांव वाले, समाज वाले, कोई भी जब तक आप बन नहीं जाएंगे तब तक उनको थोड़ी विश्वास होगा कि आप कुछ कर सकते हो। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपका बैकग्राउंड नहीं हो, आपके गांव का कोई सिनेमा लाइन से नहीं हो, आपके घर में कोई नहीं हो, दूर दूर तक नात मात रिश्तेदार ना हो, तो उस वक्त मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। तो मुझे किसी तरह का दबाव भी नहीं पड़ा कि आप मत करो ऐसा। एक तरीके से मैं पढ़ने में बहुत दिमाग सही था, लेकिन पढ़ता था नहीं। मैं हाई स्कूल में 2 साल फेल हुआ, और फिर लोगों को लगा था ये जो पढ़ाई लिखाई ढंग से कर नहीं रहा है, तो भाई जो ही कर ले, कुछ तो कर ले। तो घर वालों को भी हमसे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, हाँ, उसके बाद फिर आप मुंबई का रुख करते हैं। हाँ। किसका, मतलब किसने बताया कि मुंबई जाइए, या कौन था वो? क्योंकि कई बार हम भी असमंजस की स्थिति में होते हैं, खासकर तब जब 20 से 25 साल की उम्र होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं। किसने कहा कि नहीं अब एक्टिंग की तरफ जाना है, और वहाँ कौन मदद किया मुंबई में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले लोगों से सलाह लेना बंद करिए। जो आदमी लोगों से सलाह लेता है वही पीछे रह जाता है। मुझको जब भी मैंने किसी को बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे 2 गाली दिया। शक्ल देखे हो अपनी, शरीर देखे हो अपना, हाइट देखे हो अपनी, बताओ, घर नहीं, द्वार नहीं, नौकरी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक इनसिक्योरिटी बचपन से ही मन में डाल दी जाती है। हाँ, अरे यार ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। तो मैं ना कभी इनसिक्योरिटी का शिकार रहा नहीं। मुझे कभी ये डर नहीं लगता था कि यार ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। मुझको एक ही चीज़ लगता है कि एक इंसान एक ज़िंदगी में पहले एक काम करे, अगर उसमें 100% समर्पण दे। 100% समर्पण का मतलब, जो लड़का ये सोचे कि मैं चल रहा हूँ पीसीएस की तैयारी करूँगा, नहीं कुछ हुआ तो लेखपाल बन जाऊँगा, नहीं हुआ तो बीटीसी कर लूँगा, तो वो ना लेखपाल बनेगा, ना बीटीसी करेगा, ना पीसीएस बनेगा, वो खेती ही आके करेगा, और खेती भी नहीं कर पाएगा। आप अपने दिमाग में चीज़ रख लीजिए, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, बस बन गया मैं। तो मेरे दिमाग में दूसरा कुछ चल ही नहीं रहा था, और आज भी मेरे दिमाग में दूसरा कुछ नहीं चलता है। तो वहाँ गया मुंबई, जहाँ चाह वहाँ राह,
जब आप 100% मन से सोच लेते हैं तो आपको रास्ते भी मिलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं। जैसे आपको यहाँ से शाहगंज जाना है, अब यहीं से बैठ करके एक आदमी से आप पूछ डालिए सब, अच्छा रास्ता किधर है, अच्छा दाएँ वहाँ मुड़ेगा, आप यहीं मत पूछिए, आप चलिए पहले यहाँ से 2 किलोमीटर जाइए, हो सकता है भटक जाएँ तो वहाँ कोई मिलेगा, फिर आपको बोलेगा अब गलत आ गए, आप इधर जाओ। तो रास्ते में लोग मिलते जाते हैं। जब आपको शाहगंज पहुँचना है तो कलान चौराहे पर 4 आदमी जरूर मिलेगा, वो बोलेगा भाई ये रास्ता पकड़ के जाओ। ठीक, एक बार खाली ये सोच लीजिए कि शाहगंज जो है वो दक्षिण दिशा में है, ये एक बार पता चल जाए कि दक्षिण दिशा में है, हमको उत्तर नहीं जाना है, पश्चिम नहीं जाना है, पूरब नहीं जाना है। तो ऐसे हमको पता चल गया हमको मुंबई जाना है, और बस जब जहाँ चाह वहीं रहा। हमारे गांव के पंडित इंद्रजीत त्रिपाठी जी जो एयर इंडिया में काम करते थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा एक बार आओ मुंबई घूमने। उन्हें मुंबई घूमने गया, उनके घर रहा। बस भगवान ने जानबूझ के भेजा था वहाँ। वहीं पर अनिल त्रिपाठी जी मिले, फिल्म लाइन में प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे। उन्हीं के द्वारा एक जगह काम करने लगा, फिल्म लाइन में नौकरी करने लगा। उसके बाद से तो फिर मैं थिएटर, एक्टिंग, घूमना, कभी खाना नहीं, कभी पानी नहीं, लेकिन उसमें भी एंजॉय करता रहा। अब जहाँ चाह वहाँ रहा, उसी में पलटते घूमते रास्ता मिल गया। अमूमन फिल्म हो चाहे इस तरह के कला जगत के हैं, इसमें अमूमन आर्ट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि NSD या यहाँ से जो स्कूलों से बड़े स्कूलों से, ड्रामा के स्कूलों से पढ़ के आए हुए छात्र होते हैं, उनका अपना एक होता है, इसके एक औरा होता है। इसके अलावा जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है, उनका अपना एक औरा होता है। इन दोनों के बीच जगह बनाना कितना कठिन है, कितनी मुश्किल रहा? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट का लेवल होना अच्छा होता होगा, पर आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी शिक्षण संस्थान से हों, प्राइमरी से हों, चाहे कॉन्वेंट से हों, डिपेंड करता है आपका अपना मेहनत और आपका अपना लक्ष्य। ऐसे तमाम लड़के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTII पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, सेंट जेवियर एक्टिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ से लोग एक्टिंग सीख कर आए हैं और उनको कामयाबी नहीं मिली। हम तो गांव की रामलीला देख कर गए थे, लेकिन हमको ये पता था कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। हमको ये पता होना चाहिए कि एक्टिंग होती क्या है, और वो एक्टिंग हमने सीखा। बिना सीखे कुछ होता नहीं है। और हम अपनी एक्टिंग में ही गलतियों को ढूंढते गए। हमको लगा यार ये अभिनय, दिलीप साहब ऐसी एक्टिंग करते हैं, बच्चन साहब ऐसी एक्टिंग करते हैं। फिर एक टाइम आया, एक्टिंग बदलता गया। पहले पारसी थिएटर था, फिर बना, फिर इसके बाद वो मेथड एक्टिंग होने लगी। अब नेचुरल परफॉर्मेंस है, नेचुरल एक्टिंग कैसी होती है। तो जब आप कुछ करना चाहेंगे तो आप ढूंढेंगे भाई, तब उस तरह के लोगों से मिलेंगे तो अपने आप। अब आपको लगता है कि हम एक बार NSD में एडमिशन ले लिए तो डॉक्टर हो गए। जैसे कोई लड़का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले तो डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन ले ले तो इंजीनियर थोड़ी बन जाएगा। उसको पढ़ना तो पड़ेगा, और उतना पढ़ना पड़ेगा कि जिसकी सीमा नहीं है, और उस पढ़ाई को एंजॉय करे। तो हम अपनी इस पढ़ाई को हम एंजॉय करते रहे अभी तक। हमको लगा कि यार हम एक्टिंग में और क्या कर सकते हैं, हम अपने को कैसे तराश सकते हैं, यहाँ भी अच्छी पढ़ाई है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक्टर पैदा करता है, लेकिन सब उसमें से एक्टर बन जाए ज़रूरी नहीं है। इंस्टीट्यूट में जाने से थोड़ा सा चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, पता चल जाता है। हमारे साथ बैड लक रहा, हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन हम सीखे वो सब कुछ जो वो लोग वहाँ सीखते हैं, वो हमने उनसे पहले वो सीखा। रामलीला में नहीं, मुंबई में जाके लोगों से सीखा, खुद से सीखा, देख देख के सीखा। रामलीला ने तो एक बुनियाद दे दी थी, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, बाकी हमने वहाँ सीखा। पहला रोल जब आपको ऑफ़र किया गया, जो एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था, तो उसमें निरहुआ रिक्शा वाले से आप पहला फिल्म था आपका। वो रोल, क्योंकि पहली बार जब हम कोई इस तरह से, निरहुआ रिक्शा वाला पहली फिल्म नहीं थी हमारी। हमारी सबसे पहली हिंदी फिल्म थी, उसका नाम था एक और विस्फोट। अच्छा। फिर दूसरी फिल्म थी जिसका नाम था कृष्णा तेरे देश में। फिर तीसरी हिंदी फिल्म थी जिसका नाम था ये कैसी मोहब्बत। कृष्णा और हम दोनों साथ में आए थे, वो सब फिल्में चली नहीं। फिर हमको
छोटे मोटे टीवी सीरियल वगैरह मिल रहे कि एक एपिसोड 2 एपिसोड, फिर प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ, डायरेक्शन में कहीं बैठा हूँ, तमाम चीज़ें पेट भरने के लिए। फिर थिएटर किया हमने, थिएटर में हमने बहुत कुछ सीखा, सब कुछ थिएटर से ही सीखा। आयशा जुल्का मिल गई, उन्होंने उनके साथ थिएटर किया, वहाँ सीखा। हमको सबसे पहली फिल्म मिली जिसका नाम था चलत मुसाफिर मोह लियोरे। चलत मुसाफिर मोह लियोरे हमारी पहली फिल्म थी। मैं और निरहुआ दोनों साथ में आए। फिर दूसरी फिल्म थी एक हो गईल बे प्यार ओढ़निया वाली से। फिर तीसरी फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, और उसी में आपका किरदार था बता चाचा। उसी में बता चाचा किरदार था, और वो किरदार बड़ा हिट हो गया। और उस हिट होने के बाद तो फिर परिचय का मोहताज नहीं रहा, फिर तो कारवां निरहुआ के साथ जब आप काम कर रहे थे, शुरुआती दिनों से काम करते, तो एक एक्टर के तौर पर आप और एक साथी के तौर पर कितना बदलाव देखते हैं निरहुआ पे? तो राजनीतिज्ञ भी हो गए और चुनाव लड़ा, ये आजमगढ़ से चुनाव उन्होंने लड़ा था लास्ट टाइम। निरहुआ जैसे तब था वैसे अब है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया है। उस वक्त जो है जब नया नया आया था तो गरीबी में था, पैसे नहीं थे। आज वो एक मर्यादित, प्रतिष्ठित, एक वेल स्टैब्लिश एक्टर, एक नेता, सब कुछ है वो। लेकिन उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो तब भी जैसे मेरा दोस्त था, आज भी मेरा वैसे ही दोस्त है। व्यस्तता बढ़ गई है, टाइम कम मिल पाता है जब साथ गुजारा जाए, फ़ोन पे ज़्यादा बात होती है। मुंबई में रह के भी मुलाकात नहीं हो पाती है, वो कहीं मैं कहीं, वो अपनी डबिंग कर रहे हैं, मैं अपनी डबिंग कर रहा हूँ, बहुत कम मुलाकात हो पाती है। लेकिन एक बात तो है कि उसमें उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया, मर्यादित। भोजपुरी सिनेमा के साथ जो उसके आलोचक हैं या जो भी उसकी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी भाषा तो ठीक है, भोजपुरी का अपना एक वो है, स्टारडम है, सब कुछ है, लेकिन यह अमर्यादित है, कई मर्तबा इसका ध्यान नहीं रखा जाता। इस आरोप को और इस क्रिटिसिज्म को किस तरह से देखते हैं? वो जो आलोचना करते हैं ना, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दरअसल वो स्टूपिड है, वो फिल्म से देखते ही नहीं है। गरीब की लुगाई सबकी भौजाई वाली कहानी है, उनको तमीज़ ही नहीं है। उन्होंने कभी रिसर्च ही नहीं किया, उन्होंने कभी भोजपुरी सिनेमा देखा ही नहीं। भोजपुरी सिनेमा से ज़्यादा अमर्यादित तो हिंदी फिल्में हैं। मैं कितनी फिल्मों का नाम बताऊं? कुंडी मत खाना सीधे अंदर आना, क्या है ये? आप देख लीजिए फिल्में, एकता कपूर जो फिल्में बनाती हैं। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में जितनी वल्गरिटी है, उसकी आधी वल्गरिटी हमारी भोजपुरी में नहीं है। हमारे सिनेमा में तो वल्गरिटी है ही नहीं। अगर हम रामायण देख रहे थे, सीता जी ने पूछा, ये तथाकथित आलोचक भतार शब्द पर बोलते हैं कि भोजपुरी वाले भतार बोलते हैं। मैं रामायण देख रहा था, रामायण टेलीविज़न में सीता जी अपने पति को ढूंढ रही हैं और बोलती हैं कि वो हमारे भतार हैं। भतार का मतलब होता है भरतार, जो हमारा भरण पोषण करता है, हमारा पति, उसको भरतार बोलते हैं। उनको क्या पता, जिन्होंने भोजपुरी कभी देखी ही नहीं, सुने नहीं, उनको क्या पता। मैं ऐसे लोगों को कभी महत्व नहीं देता, ऐसे लोगों को इंटरव्यू भी नहीं देता मैं। और उनको बोलता हूँ कि तुम जो है एक हाथ में तंबूरा लेके तुम अपनी पहचान बनाने निकले हो, तुम जो है आलोचना करने नहीं निकले हो। दरअसल तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो, कुछ भी बोल के जो नहीं बन पाएगी तुम्हारी पहचान। सनी लियोनी जैसी एक्ट्रेस को, पोर्न स्टार को सिनेमा, हिंदी सिनेमा में कभी भी अमर्यादित नहीं बोला जाता है। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसको कभी किसी ने पूछा, उस पर किसी ने सवाल उठाया? हमको भोजपुरी में बताया। अगर हमारे शब्द कुछ ऐसे भोजपुरी के हैं जो हैं बहुत अच्छे, जिस पे लोग उंगली उठाते हैं, और बहुत साफ़ सुथरी फिल्में भोजपुरी में बनने लगी हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी हैं। बीच में आइटम सॉन्ग का एक चलन था, वो एक गाना डाला जाता था, और वो इसलिए डाला जाता था कि सिनेमा जो है भोजपुरी का सिंगल स्क्रीन थिएटर में चलता है, जिसमें बहुत अच्छे लोग नहीं जाते थे सिनेमा देखने के लिए। तो फर्स्ट बेंचर्स जो एंजॉय करते हैं, डेली मज़दूर काम करने वाले लोग, ये लोग जो सिनेमा देखने जाते हैं, वो लोग अपना यही सब एंजॉय करने के लिए सिनेमा देखने जाते हैं। अब शराब की दुकान पर जब लाइन लगेगी तो
तथाकथित प्रबुद्ध लोग थोड़ी लाइन लगाएंगे, कौन लाइन लगाएगा। तो इस तरह के लोग भोजपुरी सिनेमा में लाइन लगाकर सिनेमा देखते थे। दृश्य बदलता गया। आप 70 और 80 के दशक की भोजपुरी हिंदी फिल्म देखिए तो उसमें 50% फिल्म क्लासी बनती थी, 50% सी ग्रेड की फिल्में बनती थी। तो भोजपुरी में भी 50% बड़ी क्लास की फिल्म बनती है। अब 50% तो हर जगह सी ग्रेड है, अब क्या कर सकते हैं उसको आप। लेकिन उनको यही नहीं पता है, जब भी किसी आप आलोचक सुनिए नदिया का पार, नदिया का पार, नदिया का पार, उनके दिमाग उनके पूछ लो कि नदिया पार में हीरोइन का नाम क्या था, नहीं बता पाएंगे। अभी उनसे पूछ लो कि नदिया पार में हीरोइन का नाम क्या था तो नहीं बता पाएंगे। तुम क्या नदिया के पार की बात करते हो। नदिया के पार से बेहतरीन फिल्में बन रही हैं भोजपुरी में। नदिया के पार जब आई थी तब सीडी नहीं था, तब वीडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, तब सिनेमा का एक क्रेज़ था। अब हर घर में मोबाइल है, चैनल है, बटन 1 सेकंड में चेंज कर देते हैं लोग। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तब रस पीते थे लोग, अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पूछिए उन लोगों से जाकर, कहिए कि बेटा कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक है। तब वो खाते थे लिट्टी चोखा, अब बर्गर खाते हैं, अब KFC खाते हैं। जाके बोलो कि बेटा KFC ख़राब होता है, एक थप्पड़ मारेंगे आपको। जनरेशन चेंज हो गई, वो रहा होगा दौर। अब उनको 1 सेकंड लगेगा, हटाओ इसको लगाओ। उससे ज़्यादा आपके घर में फैशन टीवी घुसा हुआ है, आपने उस पर तो उंगली कभी नहीं उठाया। फैशन टीवी पे क्या देखते हैं दिन भर घर वाले, न्यूड, लाइक दैट न्यूड ही होता है। MTV पे क्या दिखाते हैं। ऐसे 15 चैनल हैं टीवी में जो घरों घरों में घुसे हुए हैं। वो दिन भर ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो सिनेमा भी नहीं दिखा सकता। क्या भोजपुरी जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ रहा है, जिस तरह से उसका दायरा बढ़ रहा है, जैसे आप पहले कहते थे कि सिर्फ जो वो लोग तबके देखते थे जो गरीब है या इस तरह से, लेकिन अब क्लास भी है उसमें और एक तरह से इंडस्ट्री का भी दायरा काफ़ी बड़ा है। आप प्रतिस्पर्धा भी एक है बॉलीवुड का जो आलोचना या जो क्रिटिसिज्म का एक कारण है, उसको आप प्रतिस्पर्धा भी तो कहीं बीच में तो नहीं आ रहा है। किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा। चलो सिनेमा हॉल में मैंने मान लिया, यूट्यूब पर एक गाना आता है खेसारी का, निरहुआ का या किसी का, इसको 500 मिलियन लाइक मिलता है। वो पैसे में देखे मिलियन मिलता है क्या? कौन देखता है? दुबई से लोग देखने आते हैं, देखते तो यहीं के लोग हैं ना। तो अच्छा लगता है तभी ना देखते हैं भाई। इसका मतलब है कि वो उनको अच्छा लगता है इसलिए लोग देखते हैं। और प्रतिस्पर्धा नहीं है। हिंदी वाले बॉलीवुड अपना कर रहा है, साउथ अपना कर रहा है, भोजपुरी अपना कर रहा है और प्रोग्रेस भी हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात ही नहीं है। सबका अपना कल्चर है, सबकी अपनी सोच है, हर जगह का अपना एक दायरा है, सभ्यता संस्कृति है। बिहार का भोजपुरी का अपना एक फ्लेवर है। अपने इस फ्लेवर में से बाहर निकलेंगे तो भोजपुरी कहाँ रहेगी। भोजपुरी सिनेमा को अगर हम 20, 25, 30 सालों में देखें तो मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, अब पवन और खेसारी, इस तरह के एक्टरों का कितनी बदली है इन 30 सालों 20 सालों में भोजपुरी सिनेमा। बहुत बदल गया 20-30 साल तो हुए कहाँ इंडस्ट्री को। अभी नए दौर की इंडस्ट्री तो 2005 में ही शुरू हुई ना, 2003-4 में। तो अभी तो 15 साल भी नहीं हुआ इंडस्ट्री को। बहुत बदल गया। अभी तो 10 लाख 5 लाख की फिल्म बनती थी, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की फिल्म बनने लगी है। बहुत सारा चेंज हो गया, टेक्निकली चेंज हो गया, एक्टर बहुत अच्छे आने लगे, म्यूज़िक पे चेंज हो गया। अभी तो वल्गर गाने नहीं पढ़ते हैं। अब तो हमारी भोजपुरी में साला भी नहीं बोल पाते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता होगा। भोजपुरी एक्टर साला भी नहीं बोल सकते, ससुर भी नहीं बोल सकते, और लड़कियों मतलब उसमें खून नहीं ज़्यादा दिखा सकते। इतना सेंसर स्ट्रिक्ट हो गया है कि ये जो नई नई फिल्में आ रही हैं इसमें कोई भी शब्द ही नहीं वल्गर होता है। अभी क्या बोलूँ मैं, हिंदी फिल्मों में साला बोल सकते हैं, भोजपुरी में साला नहीं बोल सकते। बहुत चेंज हुआ है। एक समय, अब अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स, एक तरह से वेब सीरीज़ का भी दौर है। अब आप क्या वेब सीरीज़ की तरफ आपकी नज़र, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल? हम मिलेगा तो करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा, ज़रूर करेंगे। बहुत जगह ऑफ़र हुआ, नहीं अच्छा लगा, नहीं किया, ज़रूर करूँगा। अभी कौन सी फिल्मों के लिए काम चला, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद जब फिर एक बार मुंबई जाना होगा तो कौन सी ऐसी फिल्में जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर पर्दे पर दिखेगी आपकी? बाप जी दिखेगी और पांचाली दिखेगी,
और रोमियो राजा एक फ़िल्म है वो दिखेगी, और एक फ़िल्म है सीता गीता वो दिखेगी, गबरू दिखेगी। ऐसे ऐसे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में हैं। एक आखिरी सवाल ये कि लॉकडाउन के दौरान आप गांव में हैं, क्या कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? कुछ नहीं, वक्त काट रहा हूँ, हाँ। गांव में हूँ और रीयूनियन हो रहा है, अपने आप को फिर से देख रहा हूँ। इतने सालों में कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, फिर से प्रकृति से जुड़ने को मिल रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहा हूँ, दुबला हो रहा हूँ और ख़ुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 10-15 सालों में कहीं खुद से दूर हो गया था, खुद के करीब आ रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि क्या खोया क्या पाया, क्या आगे चलना है ताकि फिर कोई गलती ना हो। वो इन दिनों अपने आप को समझने की और गलतियों को सुधारने का मौका पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात हो गई लॉकडाउन के अंदर। अगर आप किसी चीज़ को पूरी समर्पण के साथ काम करें तो कहीं भी जगह बनाया जा सकता है। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद थे बतासा चाचा। भोजपुरी फिल्मों में जगह बनाना, खासकर जहां से आप आते हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेहनत और सिर्फ मेहनत के दम पर आपने अपना एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर लिया है। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं और हमें समय दिए इसके लिए आपका बहुत थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू। बहुत बड़े पत्रकार बनोगे तुम। आप देख रहे थे TNN ऑनलाइन। नमस्कार।